आपका देखो, अभी आपने जैसे हमने पूरे मशीन को चार पार्ट में बांटा था। चार क्या, बेसिकली देखा जाए तो पांच। क्या क्या थे? ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद डीसी मशीन, उसके बाद इंडक्शन मशीन, और उसके बाद आपका सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। बेसिकली हमने इतने चार पार्ट में, और एक होता है फ्रैक्शनल किलोवाट, दैट इज काइंड ऑफ फॉर लो पावर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शनल इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल टाइम। अब यहाँ पे जो अभी हमने इसका मीडियम मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों चूज किया, ठीक है, तो वो सारी बातों को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप एक काम करो, टॉपिक डालो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्या है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो ये जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये किसके लिए वैलिड है? डीसी डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, या सिंक्रोनस मशीन? बोलो, ये किसके लिए वैलिड है? जो भी बातें अभी होने जा रही हैं, वैलिड फॉर ऑल। वैलिड फॉर ऑल मतलब रोटेटिंग मशीन तो सारे ही है ना, बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, एक्चुअली हम सबकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक एक को देखते हैं। अब जैसे एक समझो सिंपल, जैसे आपने मान लो इनपुट दिया, इनपुट दिया आपने मैकेनिकल, और आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? दैट इज इलेक्ट्रिकल, सपोज दैट इज इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इनपुट क्या दिया, मैग्नेटिक मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट क्या मिला, इलेक्ट्रिकल मिला। इन द सेम मैनर, अगर मैं अगर मैं यहीं पे इनपुट इलेक्ट्रिकल दूं, इनपुट इलेक्ट्रिकल दूं, ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में मैकेनिकल, अगेन एक ऐसा डिवाइस है जिसको अपन इनपुट भी इलेक्ट्रिकल देंगे और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल मिलने वाला है। गेस कर सकते हो क्या? ट्रांसफॉर्मर, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये जो मैकेनिकल इनपुट दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल आउट करंट दे रहा था, बेसिकली ये क्या है? ये तो जनरेटर है। अब ये तो चलो छोटी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि जनरेटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, ठीक है। ओके, अब इसमें जो नया ट्विस्ट है वो समझो कि बीच में एक मीडिएटर होगा। बीच में एक, देखो आप ये समझो, ए एनर्जी मैकेनिकल में है, आप घुमा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी है, आपको मिल रहा है आउटपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। ऐसे जादू कैसे हो रहा है? तो काइंड ऑफ एक मीडिएटर है, एक मीडियम है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक मीडियम है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो मीडियम कोई बता सकता है क्या है? एनीवन? वो मीडियम क्या है, एनीवन? एक मीडिएटर है जो इस काम को कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, या इलेक्ट्रिकल को दूसरे इलेक्ट्रिकल में। दैट मीडियम इज, दैट मीडियम इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीडियम इज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम पूरे मशीन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाई मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड? आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अगेन आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब एक बीच में मीडिएटर है जो कि क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, सारी चीजें अपन यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यहाँ पे, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मोटर, और इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल काइंड ऑफ व्हाट, आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल दैट इज व्हाट, ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब एक चीज समझो, जैसे अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से और तुम्हें समझाऊं तो देखो, होता क्या है, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज योर मैकेनिकल क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड मैकेनिकल क्वांटिटी। अब यहां से बीच में जो मीडियम है, बीच में आपके जो मीडियम है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट कपलिंग मीडियम। क्या हो जाएगा, कपलिंग मीडियम। और यही कपलिंग मीडियम कौन है बेसिकली, यही कपलिंग मीडियम कौन है बेसिकली, आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर आपको मान लो मैग्नेटिक मीडियम आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक मीडियम सेलेक्ट करना है। तो देखो, मैग्नेटिक मीडियम जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो एक ऐसा मीडियम लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, जो भी आप मीडियम ले रहे हो, कपलिंग मीडियम, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि टॉर्क या फोर्स प्रोड्यूस कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कपलिंग मीडियम एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि टॉर्क और फोर्स प्रोड्यूस कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पे आपके दो ऐसे मीडियम है जो कि टॉर्क और फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप विद मतलब आप जैसे बोलते हो ना कि मतलब यार एक बात बताओ, सिंपल से बताओ, मोटर रोटेट हो रही है, किसकी वजह से रोटेट हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें टॉर्क लग रहा है तभी तो रोटेट हो रही है। मेरा पॉइंट क्लियर है? तो कहने का मतलब कि एक मीडियम है जो कपलिंग मीडियम, वो क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब यहाँ पे बिना इस फील्ड के हम मैग्नेटिक टॉर्क या फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अगर टॉर्क और फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि देखो, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए तुम्हें बेसिकली चाहिए क्या, एक मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कंडक्टर को मूव कौन कराएगा, टॉर्क मूव कराएगा, यस या नो? कंडक्टर को मूव कौन कराएगा, टॉर्क मूव कराएगा। तो जब वो कंडक्टर मूव करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, तब तो जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, तब जाके तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब तुम्हें एक ऐसा कपलिंग मीडियम चाहिए जो कि क्या कर सकता है, यहाँ पे फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस करा सकता है। और फोर्स और टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस करा सकता है? गुड इवनिंग ज्योति। फोर्स एंड टॉर्क कौन प्रोड्यूस करा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहां तक मेरी सारी बात आपको क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। अब अब इन दोनों पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा आपने मटेरियल में हमने पढ़ाया भी हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सिंपली एनर्जी डेंसिटी, एक फॉर्मूला लिखवाया है, एनर्जी डेंसिटी, याद है किसी को? या फिर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि उसे बोलते हैं तो एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरीके से तुम्हें क्या लिखवाया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो। वैसे तो जो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, वहां पे भी आप, वहां पे भी है ये सारा कुछ। ठीक है, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखवाया था फार्मूला, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, फार्मूला बेस, हाफ एप्सिलॉन इनटू ई का होल स्क्वायर। और एनर्जी सॉरी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, तो एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, हाफ बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिवाइड बाई
म्यू, ठीक है। और जब आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन इनटू ई का होल स्क्वायर। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड में बता चुका हूं, मान लो जिन्हें नहीं पढ़ा वो मैग्नेटिक फील्ड में अपन जाके दोबारा पढ़ लेंगे। तो सिंपल समझो, एनर्जी डेंसिटी अगर बात करें, ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है, क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्या है, दिस वन, एंड मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या है, दिस वन, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, सारी चीजें तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हैं। खैर आगे देखते हैं। अब जब हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, कहने का मतलब जब हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो ये जो सारी वैल्यूज रखे मतलब एक काइंड ऑफ कंपेयर करते हैं, तो जब आप इसे कंपेयर करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 10⁷। और जब आप इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि देखो म्यू की वैल्यू क्या होती है, आप ऐसे समझो ना, म्यू की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, म्यू इंटू 10⁻⁻7। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻12। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो आप एक बात बताओ, ये म्यू नीचे है, अब ये म्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻7, म्यू नीचे है तो 10⁻⁻7, म्यू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻7। बट यहाँ पे एप्सिलॉन ऊपर ही है तो कहने का मतलब 10⁻12 हो जाएगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं अपन, आप बताओ देख के कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, बोलो किसकी एनर्जी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। या कंपेयर तो कर ही सकते हो, सारे डाटा आपके सामने हैं। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है, 10⁻7 या 10⁻12। कहने का मतलब मैग्नेटिक बड़ा है, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी बड़ा है। अब समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों लगाते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों नहीं लगाते। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि हमें कौन सा मीडियम चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मीडियम। याद रखना, हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करा सकते थे, बट उसी सेम रेटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत बड़ा मशीन बनाना पड़ेगा अगर हम मीडियम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक। तो मतलब अब सारे मशीन के लिए हमने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया, हमने क्या डिसाइड कर लिया कि जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, हम सब में बीच में एक कपलिंग मीडियम चाहिए। और वो कपलिंग मीडियम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वो कपलिंग मीडियम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब मतलब यहाँ पे तुमसे देखो, इस जेई का क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस, सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये एक बार रिपीट करना कि फेरोमैग्नेटिक वाला क्या बताया था आपने। अच्छा देखो, जैसे आप ये समझो, आप ये समझो, जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, मैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब आपको एक मीडियम से मान लीजिए एक फ्लक्स पास कराना है, एक मतलब आपको फ्लक्स बेसिकली लिंक कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा मटेरियल लोगे, एक ऐसा मटेरियल जो कि फ्लक्स को इजिली फ्लो करा सकता है, जो फ्लक्स का ज्यादा रेजिस्ट नहीं करा सकता, एंड दैट मटेरियल इज क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें हम यूज करते हैं फेरो मैग्नेटिक। अगर अगर तो फिर मतलब हमें पता है कि मीडियम क्या यूज होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है कि मीडियम क्या लेने वाले, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को इजिली कौन पास कराएगा, मैग्नेटिक मटेरियल या इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो इलेक्ट्रिक या फेरो मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीडियम को कौन इजिली मतलब फ्लक्स को कौन इजिली पास कराएगा, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। तो यही रीजन है कि हम जितने भी मशीन लेते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी हो या सिंक्रोनस हो, हम हर जगह कौन सा मटेरियल लेते हैं, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई और डाउट है, ठीक है।
ओके। और अगर हम ऐसा इलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे होते, अगर हम इन केस कपलिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे होते, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता वो फेरोमैग्नेटिक का बना होता है या फेरो इलेक्ट्रिक का बना होता? अगर हम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे होते तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता किसका बना होता, फेरोमैग्नेटिक या फेरो इलेक्ट्रिक? फेरो इलेक्ट्रिक। आ रही बात समझ में ना? तो इसलिए हम लेते हैं फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक का खास बात क्या है कि वो ये जो मीडियम है, कपलिंग मीडियम है, इसको इजीली ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ पे सिंपल हम देखो, एक तो सबको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लो आपने मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा? एक तो मैकेनिकल में होगा, प्लस जो भी एनर्जी लॉसेज हो रहे होंगे, प्लस एनर्जी स्टोर्ड। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समझो जरा, जो सारी की सारी मशीन है बेसिकली किससे बनी हुई है? कॉइल से, यस या नो? कोई भी मशीन ऐसी बता दो जिसमें वाइंडिंग ना हो, तो वाइंडिंग मतलब कॉइल। और एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर कौन करता है, रजिस्टर या इंडक्टर? रजिस्टर या इंडक्टर? इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉइल की बात हो रही, तो कॉइल इज अ काइंड ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। कॉइल इज अ इंडक्टर। तो इसका मतलब हर एक मशीन आपका क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ एनर्जी हर एक मोमेंट पे स्टोर करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो फ्लक्स क्रिएट होगा और फ्लक्स के फॉर्म में एनर्जी वहां पे स्टोर रहेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ओके, समझते हैं आगे। तो कहने का मतलब आप इलेक्ट्रिकल मतलब मैकेनिकल प्लस एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब जो भी लॉसेज हो रहे हैं, काइंड ऑफ जो भी कॉपर लॉसेज, आयरन लॉसेज, जो भी मतलब वहां पे आयरन लॉस, जो भी लॉसेज होंगे, दैट इज ऑल, एंड प्लस क्या, एनर्जी स्टोर्ड मतलब ये तो हमेशा ही रहेगा, ये तो हमेशा ही रहेगा। जैसे मैं सिंपल तुम्हें, अगर जैसे आप एक बोलते हो ना, एक मिनट, जैसे मान लो कि आपका ये रोटर है, सपोज दिस इज रोटर। ठीक है, अब आपने एक इस पे क्या ले लिया, आपने इस पे ले लिया एक क्या, बेसिकली स्टेटर। अब देखो, एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन तब तक पॉसिबल है जब तक स्टेटर का फ्लक्स रोटर से लिंक नहीं करेगा? बोलो, क्या मोटर का मतलब आपका बेसिकली मोटर जब भी कन्वर्जन हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो, चाहे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो, क्या ये तब तक फिजिबल है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, क्या ये तब तक चलेगा जब तक रोटर का फील्ड स्टेटर से और स्टेटर्स का फील्ड रोटर से ना मिले? तो आंसर इज नो। कहने का मतलब हमेशा आपका वो डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मशीन पे डिपेंड करता है कि किसका फ्लक्स किस है। लेकिन याद रखना, कोई भी मशीन हो, स्टेटर का फ्लक्स एंड रोटर का फ्लक्स आपस में क्या करते हैं, बेसिकली साथ साथ चल रहे होते हैं, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बहुत सारी बातें यार, बहुत सारी, ठीक है, सब बातें डिस्कस करेंगे अपन। खैर, तो ये जो बीच का मीडियम है, ये जो बीच का मीडियम है, यहीं पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। एक्चुअली जब ये फ्लक्स यहां से यहां पे जा रहा है, तो एक काइंड ऑफ मीडियम ही तो है, दिस इज कपलिंग मीडियम, दिस इज काइंड ऑफ मीडियम, जहां पे आपका एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल के अगर अगर जनरेटर है तो आप एनर्जी किस पे दे रहे हो, अगर जनरेटर है तो आप एनर्जी किस पे दे रहे हो, रोटर पे, यस या नो? आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो ना यार, जनरेटर है तो रोटर पे दे रहे हो। अब उस रोटर पे मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो और पहुंचाना किस पे है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। वो किसके थ्रू करना है, आपके इस बाहर के थ्रू, मतलब कहने का मतलब जो भी कंडक्टर है उसके थ्रू आपको बाहर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल
कन्वर्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इस मीडियम को एकदम खत्म कर दूं, क्या आपका मोटर रोटेट करेगा? बोलो, मीडियम को खत्म कर दूं, क्या आपका रोटेट करेगा? नहीं करेगा ना। समझ रहे हो? क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। आगे बात समझ में? ठीक है। एक्चुअली रोटेट ही नहीं करेगा, आप जिस तरीके से भी बोल लो, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे तुमसे बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं तुमसे कब से बातें कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेसिकली होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं होता क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब, देखो, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। विद द हेल्प ऑफ करंट जो हम फ्लक्स प्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला कि करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? हमें बचपन समझ स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं क्या, कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इसमें से आप करंट फ्लो करा रहे हो तो अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या सर ये कैसे पता चला? तो ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि कोई भी स्टेबल चार्ज, सपोज एक स्टेबल चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? स्टैटिक चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब इसका रेंज कैसे पता चलेगा? जैसे होता है ना, सिंपल सा परफ्यूम लगा लिया, तो परफ्यूम लगाया तो उसका एक रेंज होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम वहां पे परफ्यूम लगाओगे तो यहाँ पे हमीरपुर में स्मेल आ रही, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक रेंज होता है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास क्या होता है? एक रेंज होता है जिसपे, अब कहोगे सर कैसे पता चले? चलो, यहाँ तो स्मेल तो आपके विद द हेल्प ऑफ नोज आपको पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करना है आपने? एक अनादर चार्ज लेना है, एक अनादर चार्ज लेना है। अगर ए इसकी रेंज से बाहर है तो ए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अगर इस रेंज के अंदर आ गया तो ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। तो इससे हमें पता चल गया। तो वो मैक्सिमम पॉइंट जहां पे कोई दूसरा चार्ज इस पहले चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील कर रहा है, उसी को बोलते हैं उस पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है, खैर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहने का मतलब जब आपका चार्ज स्टेशनरी था तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज यहाँ पे आ गया तो कहीं ना कहीं इसका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, यस या नो? जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ना यार। अब तुम जा रहे हो तो कहने का मतलब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जो वो है प्रेगनेंस, वो भी तो कहीं ना कहीं जा ही रही है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से जा रहा है। तो अब जो करंट होता है एक्चुअली होता क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, यस या नो? व्हाट इज करंट? करंट इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। करंट इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिस तरीके से मूविंग चार्ज को करंट बोलते हैं, उसी तरीके से मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब आपका इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। खैर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? जब आप किसी वाइंडिंग में करंट फ्लो करा करके
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और याद रखना, हम पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में कभी भी फॉर लार्ज रेटिंग मशीन परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते। परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स में। ये पॉइंट सबको क्लियर है? हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक परमानेंट मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब देख लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट के ड्रॉबैक क्या थे, क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के ये ड्रॉबैक था कि दिस इज नॉट कंट्रोलेबल। जैसे मान लो आपने ये पोल लगा दिया, परमानेंट मैग्नेट का पोल लगा दिया, ए नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है अरे यार स्पीड कम करनी है, एक काम करो, फ्लक्स मतलब चलो स्पीड मतलब हमें तुम्हें पता है इनवर्सली या डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो कोई बोला है कि स्पीड कम करनी है, मतलब एक तरीके से फ्लक्स वैरी करना है, ठीक है, फील्ड वैरी करना है। अब क्या करोगे आप? मशीन मशीन खोल के क्या उसमें से ये थोड़ा सा टुकड़ा निकालोगे क्या? मेरी बात समझ रहे हो? अब फोड़ के निकालोगे तो नहीं ना कि यार चलो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम करनी है, चलो फोड़ के निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। दिस इज नॉट फिजिबल ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो परमानेंट मैग्नेट इज नॉट कंट्रोलेबल। कि आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड कम चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? सिंपल वे में, करंट की वैल्यू ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट की वैल्यू कम मैग्नेटिक फील्ड कम, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है मेरी बात? यही वजह है कि हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर? एनीवन एनीवन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर? मैं पहले बता दूं, एक थोड़ा सा एक और समझो। वेरी गुड। देखो, सिंपली अगर हम फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। अब अपन इसके ड्रॉबैक को जान चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है वी विल प्रीफर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट? सिंपल बोलो। अगर मैंने 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, तो वो जो मतलब कॉन्स्टेंटली 5 एम्पियर करंट फ्लो ही हो रहा है, मतलब ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, तो जो फ्लक्स होगा दैट विल व्हाट? कांस्टेंट और वेरिएबल? सिंपल सी बात याद रखो, फ्लक्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसा हमारा करंट रहेगा वैसा फ्लक्स रहेगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स इज अ कांस्टेंट, अगर करंट वेरिएबल है तो फ्लक्स इज वेरिएबल। ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि करंट आप एसी दे रहे हो या डीसी दे रहे हो। तो मैं बेसिकली आपसे सिंपल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपने 5 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो कराया, हाँ जी, उसमें वेरिएबल होगा। सिंपल सी बात है यार, जिस देखो मैंने तुमसे क्या बोल दिया, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आई कांस्टेंट किस में होता है? सर ये आई जो है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज ऑन डीसी और एसी? बोथ, बोथ। ठीक है। ओके। देखो, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब ये सिंपल सी बात है, जैसा करंट दोगे वैसा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब यार एक बात बताओ, अगर तुम इसमें से 0 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हो, क्या कोई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? सिंपल सी बात बताओ, क्या कोई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? नो। 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया तो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, 2 एम्पियर कराया उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, 3 एम्पियर फ्लो कराया थोड़ी सी और ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना। सर एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ के सेकंड में एम्पियर लॉ
और फैराडे के सेकेंड लॉ में क्या डिफरेंस है? एम्पियर लॉ वो तो मैग्नेटिक फील्ड में है। आप सिंपल देखो, एम्पियर लॉ से तो यहाँ इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो, एम्पियर लॉ एक टूल है। जिस तरीके से गॉस लॉ एक टूल होता है, उसी तरह एम्पियर लॉ एक टूल है। फैराडे लॉ क्या है? ये तो आपका कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी या सिंपल कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर है, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये बोला था फैराडेज ने। अब एम्पियर लॉ क्या होता है? तो एम्पियर लॉ तो यहाँ ट्रांसफार्मर में अभी मैंने एक बार तुम्हारे साथ जिक्र ही नहीं किया, बट क्या होता है वो समझ जाओ। क्या कि अगर जिस तरीके से, जैसे मान लो एक तुम्हारा कोई भी इस तरीके से है, ठीक है, इसके बाहर अगर तुम्हें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो तुम क्या करते हो? गॉस लॉ लगाते हो। इसी तरीके से अगर मान लो एक फिक्स एरिया है, इसमें से कोई करंट जा रहा है, कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में मान लो डी डिस्टेंस पे तुम्हें निकालना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, तब आप यूज करते हो एम्पियर्स लॉ। आ रही बात समझ में जसमीत? बाकी ज्यादा डिटेल में जाना है गॉस लॉ एंड एम्पियर लॉ, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने यूट्यूब पे क्रैश कोर्स वाला फोल्डर डाला हुआ है, उसमें मैंने ईएमएफटी और ये आपका बहुत मतलब तरीके से कंपेयर किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो अगर आपको इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा है एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ। खैर आगे देखते हैं। तो कहने मतलब मैं सिंपल बोलूं तो यहां से एम्पियर लॉ से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मतलब अगर हम मशीन में बात करें बेसिकली, हालांकि बात तो वही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हम निकालने के लिए एम्पियर लॉ को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ टूल, दैट इज अ काइंड ऑफ टूल, दैट इज नॉट मतलब, और ए फैराडेज लॉ, दिस इज द अनदर थिंग। खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप फ्लक्स दो, सॉरी, जैसे जैसे आप करंट दोगे वैसे वैसे आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब देखो, ये आपका डीसी है, ये आपका डीसी है, ठीक है। अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो तो कहीं ना कहीं करंट क्या है? करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, जब करंट कांस्टेंट है तो क्या फ्लक्स कभी वेरिएबल हो सकता है? बोलो, क्या कभी फ्लक्स वेरिएबल हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसा करंट वैसा फ्लक्स। ठीक है, डन, ठीक, ओके। अब यहां पे आगे देखो, अगर सपोज एसी करंट लेते हैं, एसी करंट लेते हैं, मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि दिस इज द आई, दिस इज द टी, तो यहां पे बेसिकली दिस इज द फाई एंड दिस इज द टी, और आपका जो फ्लक्स है दैट इज दिस वन। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट? दिस इज डीसी। अब अगर कोई बोला एसी क्या होगा, तो एसी सिंपल है, देख लो, एसी का पहले करंट निकाल लो। करंट कैसा होता है? दैट इज दिस वन, दिस इज करंट। अब कोई बोले सर इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? ठीक है ना, फ्लक्स भी देख लेते हैं। हमें पता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जैसा जैसा करंट वैसा फ्लक्स, तो अगेन फ्लक्स कैसा होगा? वो साइनोसोइडल होगा। आगे बात समझ में? जैसा करंट वैसा फ्लक्स, जैसा करंट वैसा फ्लक्स। तो अगर आपका सिंपल सी बात है, अगर आप कांस्टेंट करंट दोगे कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल करंट दोगे वेरिएबल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एंड दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस काइंड ऑफ फील्ड इज नोन एज अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? दिस इज स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। डन। अच्छा, मैंने एचपी वालों को मैंने बोला भी था कि जिसको, जैसे कि आप एक करने के बाद मशीन दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करना जिनका सिलेबस हो चुका है आप पैरेलल में कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, तो कहने का मतलब
अगर आप पायलट में थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा होगा। क्लियर है, जो जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इस बात का फोकस करना, क्योंकि हर एक मोमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो पैरेलल में आप कुछ भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है बेसिकली। खैर, बाकी जो पहली बार पढ़ रहे हैं फुल्ली फोकस होके सुनते रहें। खैर, आगे देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या हो जाएगा, दो टाइप, क्या क्या, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल या फिर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई कहेगा कि स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होगा, जब सप्लाई कैसा होगा, करंट कैसा होगा, एसी या डीसी, अब तो बता दो, जब सप्लाई कैसा होगा, एसी या डीसी, डीसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, जब करंट क्या होगा, एसी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड या टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। दिस इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड या टाइम इनवेरिएंट, इनवेरिएंट या वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। क्लियर है, टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। देखो वर्ड से आपको वाकिफ होना पड़ेगा, जेई के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे छोटे छोटे वर्ड से भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, अगेन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये क्या है, टाइम वेरिएंट। कैसे पता टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड है, अरे भाई साफ साफ दिख रहा है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, मिनिमम जीरो जीरो जीरो, सॉरी मिनिमम थोड़ा बड़ा, उसके बाद मैक्सिमम फिर घटने लगा, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज ही तो हो रहा है। बट यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट एंड दिस इज नोन एज टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले इसी का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है इसी का अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा, हमने क्या बोला, देखो स्टार्ट में नहीं, हर एक चीज को रिलेट करके स्टार्ट करा हुआ है मैंने क्या बोला, आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। कपलिंग मीडियम चाहिए होगा, अच्छा। कौन सा क्या क्या ऑप्शन थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कौन सा बेस्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट हम नहीं यूज करेंगे, कौन बचा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टाइप के होते हैं, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड। स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, डीसी के थ्रू। अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड एसी के थ्रू। इसे क्या बोलते हैं, टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो अब देखो, अब जब आप कोई भी, जैसे अब यहाँ पे अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और डीसी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। तो कोई बताएगा, मतलब कोई बताएगा इसका एग्जांपल कौन सा मशीन हो सकता है जहां पे आप कांस्टेंट या स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, एनीवन, बीएलडीसी। अरे उतना दूर जाने की क्या जरूरत थी यार, सिंपल डीसी मशीन, ठीक है, सिंपल डीसी मशीन। देखो कैसे, हमने क्या बोला, हम क्या यूज करने वाले हैं, हम क्या यूज करने वाले हैं, अच्छा ये अभी आपको कुछ लोग को हो सकता है कि सर ये तो लग ही नहीं रहा, लगवा देते हैं। लोगों को लग रहा है ये कैसा पोल है,
अभी लग रहा है? ठीक है, थोड़ा सा भावनाओं से समझ लेना। संजा भाई, ऐसा क्या हो गया? ओए 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 ओए। ठीक है, ठीक है। तो यार तुम लोग आज बोल के ना मेरा आज से क्या मतलब है यार, है? पहले खराब थी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ओके, अब देखो ध्यान से, समझना जरा। अब एक क्या है, एक क्या है बेसिकली, क्यों ए अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं अपन, ए अरेंजमेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैग्नेटिक, हाँ वेरी गुड, दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल ही नहीं है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जो ये आपका, अब ये जो आपका है, समझो। अब आपने क्या किया, इस अच्छा इस इलेक्ट्रो, अगर इसे हम एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो क्या ये फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा? कब तक नहीं करेगा? जब तक हम इसमें क्या नहीं फ्लो कराएंगे, करंट। यस या नो? अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? करेगा नहीं करेगा? अभी नहीं करेगा, अब करेगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब जैसे ही आपने इसका पाथ कंप्लीट कर दिया, जैसे ही आपने इसका पाथ कंप्लीट कर दिया, अब ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। अब कोई बोलेगा सर नॉर्थ पोल ही क्यों, नॉर्थ पोल ही क्यों? तो सिंपल सी बात है यार, देखो। अब मैं यहाँ पे साउथ पोल भी करा सकता हूँ, सिंपल, यहाँ पे साउथ पोल भी हो सकता है, बट इस वाइंडिंग को जो आप बाहर से ले जा रहे हो ना, इसे अंदर साइड से लेके चले जाओ। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। बाकी कैसे डायरेक्शन देखते हैं कि फील्ड किधर होता है, करंट किधर होता है, फोर्स किधर लगता है, सारी बातें करेंगे अपन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, एकदम आपके टिप्स पे आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ऐसा एग्जाम्पल जहां पे आपको स्टडी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट थी, वो क्या है बेसिकली? डीसी मशीन। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे आपने जो फील्ड वाइंडिंग दी है, स्टेटर पे दी है, रोटर पे दी है? फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे दी है? स्टेटर पे, रोटर पे? फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे दी है? स्टेटर पे। क्या हम फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे ही देंगे? क्या हम फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे ही देंगे? नहीं, फील्ड वाइंडिंग हम रोटर पे भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। अरे अभी मशीन चल रहा, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, कहाँ पे? सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये सिंक्रोनस मशीन है, और याद रखना, अच्छा, जैसे कि सिंगल, जो फैन की बात कर रहे हो आप, फैन में क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, यस या नो? फैन में क्या यूज होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यही होता है। तो अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे
आप मेन फील्ड वाइंडिंग और ऑक्सिलरी फील्ड वाइंडिंग में इस तरीके से ब्रेक करते हो, इस तरीके से ब्रेक करते हो, और बीच में आप क्या लगा देते हो, रोटर लगा देते हो। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, स्टेटर पे, रोटर पे? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, स्टेटर पे हुआ ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली इंडक्शन मोटर में भी यही हो रहा है। खैर, अब खैर ये तो बात की बात करेंगे जब। सर, हाँ जी। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर में भी होता है और रोटर में भी होता है। होता है मतलब इन द सेंस कि जैसे देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, एक्चुअली फील्ड तो दोनों जगह है। अभी आपको क्या लगता है, जैसे मान लो ये डीसी मशीन है, ठीक है, अभी डीसी मशीन है, यहाँ पे आपने क्या लगाए होंगे, कंडक्टर्स लगाए होंगे, आपने क्या लगाए होंगे, कंडक्टर्स लगाए होंगे। तो कहने का मतलब जब भी ये कंडक्टर्स हैं, जब ये रोटेट करेंगे, तो ये आप आसपास क्या रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो मतलब कहने मतलब फ्लक्स को कट कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं पाथ कंप्लीट हो रही है, तो करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे आपका जो रोटर है वो भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, यस या नो? यस सर। समझ में आ गई बात? अब इसी जो यही जो फ्लक्स है, एक्चुअली इसी को बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, जो कि आर्मेचर फ्लक्स, जब इसी यही फ्लक्स जो आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है और जब मेन फील्ड पे इफेक्ट डालता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट in the form of armature flux on the main field flux is known as armature reaction। ठीक है, खैर वो बातें अभी अपन जब डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे तो काफी डिटेल में आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की जाएगी। तो कहने मतलब फ्लक्स तो दोनों जगह होता है, चाहे वो स्टेटर हो चाहे रोटर हो। हाँ, मेन फील्ड डीसी मशीन में देखो, मेन फील्ड होता क्या है, फ्लक्स दोनों जगह है, बट उसमें से एक मेन फील्ड होगा। मेन फील्ड क्या होता है, जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, और एक दूसरा होता है जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, या फिर वो आप प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो बट इनबिल्ट क्वालिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके मेन फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो डीसी मशीन के केस में जो मेन फील्ड होती है वो आपकी स्टेटर पे दी जा रही है, और अगर यही सिंक्रोनस मशीन या एसी मशीन आ जाएगा, तो वहां पे जो डीसी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, वो कहाँ पे दिया जाएगा, रोटर पे दिया जाएगा। ठीक है, जब हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो जो मेन फील्ड वाइंडिंग है वो किस पे दी जाएगी, फील्ड वाइंडिंग किस पे दी जाती है, रोटर पे। ठीक है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहाँ पे दी जाती है, देखो आर्मेचर, देखो दो चीजें तुम्हारे सामने बार बार आएंगी, अभी मैं दोनों चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ। एक होता है फील्ड वाइंडिंग, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में थोड़ा सा मतलब समझो। देखो, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, एक्चुअली ये फील्ड वाइंडिंग क्या है, देखो आपको पता है कि कपलिंग मीडियम, यू नीड कपलिंग मीडियम व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको हम किसके हेल्प से करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के हेल्प से करते हैं। वो फील्ड वाइंडिंग हम चाहे तो स्टेटर पे दे सकते हैं, चाहे तो रोटर पे दे सकते हैं, बट दोनों एक साथ जगह, एक जगह मतलब एक साथ दोनों जगह नहीं देंगे, एक ही जगह देंगे। तो जो ये डीसी मशीन है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो हम कहाँ दे रहे हैं, स्टेटर पे दे रहे हैं। ठीक है, अब इन द सेम मैनर अगर हम इसे यहाँ पे बात करी जाए कि यार फील्ड वाइंडिंग क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए दी जाती है। और अगर कोई पूछे व्हाट इज आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कि जिसमें से मेन सप्लाई या तो जाता है या तो आता है। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें से मेन सप्लाई या तो जा रहा होता है या तो आ रहा होता है। अब कहोगे सर ये भी तो मेन सप्लाई ही है, चलो नहीं आ रहा दिमाग में तुम्हारे, मैं तुम्हारे दिमाग में जानबूझ के प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये भी तो मेन सप्लाई है, यस या नो? तो यहाँ से हम नो डाउट, यहाँ से अपन क्या कर रहे हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक सप्लाई दोगे आर्मेचर कंडक्टर को, एक सप्लाई दोगे आर्मेचर कंडक्टर को, और पैरेलल में एक्चुअली ये जो मोटर आपके सामने दिख रही है, पता है कौन सा मशीन है, संट मशीन है, सीरीज मशीन है? जो डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, दिस इज संट डीसी मशीन और सीरीज डीसी मशीन। एनीवन, एनीवन? सीरीज डीसी मशीन। No, this is not the series, this is shunt actually।
क्यों? देखो सीरीज कब होता जब हम ये फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट आर्मेचर में ले जा रहे होते और यहां से ले आके ऐसे। तो अब देखो, अब ये सीरीज में है ना, तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। यस या नो? क्लियर हो रही बात? ठीक है। अगर मैं इसे डायग्राम में बनाऊं, एज अ डायग्राम बनाऊं, तो बेसिकली कैसा बन रहा है डायग्राम? डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा ना। देखो आप, देखो ये यहाँ पे होता है फील्ड वाइंडिंग, ये आपका क्या है? फील्ड वाइंडिंग। तो बेसिकली दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग या फिर आर्मेचर करंट। तो जो करंट फील्ड में जा रहा है वही करंट आर्मेचर में जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। और ऐसा यहीं पे पॉसिबल है, यस या नो? देखो, जो करंट फील्ड में जा रहा है वही करंट आर्मेचर में जा रहा है। ओके, ओके सर। ठीक है। अगर 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 सपोज यहाँ पे मैं, आपको डाउट है कि संट है, तो देखो संट का क्या सीन है। अगर यहाँ पे संट में क्या है कि आपने इसको भी सप्लाई दे दी और इसको भी सप्लाई दे दी, तो कहने का मतलब आपका जो संट का सीन क्रिएट हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने सप्लाई ली है प्लस माइनस भी, और इस सप्लाई से डायरेक्ट क्या ऐड किया हुआ है? ध्यान से देखो, सप्लाई से क्या ऐड किया हुआ है? फील्ड वाइंडिंग। यस या नो? इस अभी भूल जाओ, साहब बाकी को भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे देखो। इस सप्लाई से क्या ऐड किया हुआ है? फील्ड वाइंडिंग। यस। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे है, फील्ड वाइंडिंग। अब कहोगे सर वेयर इज द आर्मेचर? तो आर्मेचर देखो, यहाँ सप्लाई से एक सप्लाई किसको दे रहे हैं? पैरेलल में ही किसको दे रहे हैं? आर्मेचर मशीन को। तो ठीक है ना, यहाँ पे दे रहे हैं आर्मेचर मशीन को। अब बताओ, देख के अब लग रहा है कि नहीं ये संट है? क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। यस सर। चलो, तो अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कि यहाँ पे सप्लाई आप सेम ही दे रहे हो, आर्मेचर वाइंडिंग को भी दे रहे हो, यहाँ पे भी दे रहे हो, और आपने बोला कि कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस कराना है। तो एक बात बताओ, जिस आप करंट किस में कम चाहते हो, फील्ड वाइंडिंग में या आर्मेचर वाइंडिंग में? आप किस में करंट कम चाहते हो, फील्ड वाइंडिंग में या आर्मेचर वाइंडिंग में? दिस इज मोटर। बोलो, आपको किस में लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, फील्ड वाइंडिंग में या आर्मेचर वाइंडिंग में? किस में आपको लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए सप्लाई से? दिस इज द सप्लाई, यहां से करंट आ रहा है, बताओ यार। आर्मेचर में। आर्मेचर में कम चाहिए भाई साहब, मोटर कैसे घूमेगी? देखो, फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए तो बहुत नॉर्मल सा करंट चाहिए होता है, फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए बहुत नॉर्मल सा करंट चाहिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमें किस में भेजना है? आर्मेचर में। मतलब इसमें हमें लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, किसमें? फील्ड वाइंडिंग में। और अगर इसमें फील्ड वाइंडिंग में लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे अपन? हाई या लो? रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? हाई या लो? करंट हमको कम चाहिए, करंट हमको कम चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? हाई। यही वजह है कि इसमें क्या होता है, फील्ड रेजिस्टेंस इज मच मच हायर देन आर्मेचर रेजिस्टेंस, so that less amount of current will go through the field winding and maximum amount of current will go through the armature winding। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। तो हम किसकी बातें कर रहे थे? अपन टॉपिक क्या था, क्या था, क्या था? हम्म। तो खैर ये सारी बातें तो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये तो है। सर, हाँ जी। ये थोड़ा सा एक मेरे को कंफ्यूजन है आर्मेचर फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में, थोड़ा ब्रीफ में डेफिनेशन देना सर। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। देखो, फील्ड वाइंडिंग आप क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? जैसे एक बात बताओ, आपको ए प्रोड्यूस करना है, जैसे कि एक सिंपल सा समझो, आपको पता है कि जब भी आपको ईएमएफ इंड्यूस कराना होता है, पहले फैराडे लॉ सुनो आप। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। ठीक है। अब आपने जो मोटर है उसकी उसमें लगाया हुआ है कंडक्टर, मोटर का जो रोटर है उसमें लगाया हुआ है कंडक्टर, और एक कंडक्टर घूम नहीं रहा है, तो इसको घुमाना है, इसको घुमाना है। तो बेसिकली अब आप क्या करोगे?
आप एक फील्ड प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपको ईएमएफ इंड्यूस कराना है। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कराओगे, देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आई इंटू एल। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इतना फोर्स लगता है या इतना टॉर्क लगता है तो मूव करता है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इतना फोर्स या टॉर्क लगता है तो मूव करता है। तो देखो अब क्या क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या चाहिए, करंट चाहिए, और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर चाहिए। तो ये जो बी है ये आप किससे प्रोड्यूस करा रहे हो, इससे प्रोड्यूस करा रहे हो। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड मैग्नेटिक। क्लियर है, क्योंकि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कराया तो ये उस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो बेसिकली रोटेट नहीं करेगा। ओके। ठीक है, अब आप बोलोगे आर्मेचर वाइंडिंग। अब सिंपल समझो, जब ये मोटर एक बार रोटेट करने लगे तो कहीं ना कहीं जब ये फ्लक्स कटिंग कर रहा है, यहाँ तो सारा क्या है, फ्लक्स है। अगर ये फ्लक्स को कटिंग कर रहा है और ये मोटर रोटेट होने लगी है बेसिकली, तो अगर रोटेटिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो एक ईएमएफ जनरेट होती है, और ईएमएफ अगर पाथ कंप्लीट है तो करंट जनरेट होगा, और ये जो करंट जनरेट होगा तो ये करंट क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस है, क्या ये सप्लाई वाला करंट है, बोलो, क्या ये जो करंट है सप्लाई वाला करंट है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह इंड्यूस्ड से। ईएमएफ, मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लाई करंट। इसका मतलब ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स, और जो आप सप्लाई दे के प्रोड्यूस करा रहे हो दैट इज फील्ड फ्लक्स। क्लियर होगी बात, बाकी थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। ओके सर। एक ही दिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकते ना यार, तुमने तो 4 साल लगाए, मुझे कम से कम देखा 5-6 महीने दे दो। सॉरी, मशीन के लिए तो 2 महीने दे दो कम से कम। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। हम्म, उसके बाद उसके बाद तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया तुमने, ये जो फ्लक्स अभी यहाँ पे स्टेशनर स्टेडी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, याद रखना ये कभी भी खुद से रोटेट नहीं करता। क्या मेरी बात समझ रहे हो, स्टेडी मैग्नेटिक फ्लक्स खुद से रोटेट नहीं करता। अगर आप फ्लक्स को रोटेट कराना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जिस भी पार्ट से आप फ्लक्स प्रोड्यूस करा रहे हो उसी को रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी मुझे आप ये बताओ कि ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड डीसी मशीन में कैसे यूज होता है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस या नो। स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड का यूज हम डीसी मशीन में कैसे यूज करते हैं, ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब अपन यस सर। अपन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। तो जैसे देखो, अब कोई बोले कि यार अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे अचीव कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू गेट अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चलो बताओ, बोलते जाओ, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे उसको डीसी सप्लाई देके प्रोड्यूस करा दिया, इसको कैसे प्रोड्यूस कराएं, सिंगल फेज, चलो सिंगल फेज एसी सप्लाई, अगर सिंगल फेज एसी सप्लाई अगर हम कहां पे दे रहे हैं, टू द स्टेशनरी स्टेशनरी वाइंडिंग, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ए सिंगल फेज एसी, अच्छा सिंगल फेज एसी सप्लाई टू द स्टेशनरी वाइंडिंग, तो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आंसर इज यस। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे आप लोगों में से कोई इस थ्योरी का या फिर इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बता सकता है, एनीवन? सिंगल फेज एसी सप्लाई जब हम किसी स्टेशनरी वाइंडिंग को देते हैं तो वहां पे एक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? वेरी गुड, क्या, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर।
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यार सोचो ना, क्या करते हो आप, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हो, कहाँ देते हो, एक स्टेशनरी वाइंडिंग में देते हो, बट जो आपका करंट है वो कैसा है, एसी या डीसी, करंट कैसा है, एसी या डीसी, करंट एसी है ना, डीसी पे तो काम ही नहीं करेगा। तो कहने मतलब करंट एसी है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अल्टरनेटिंग या स्टेडी स्टेट, मतलब अल्टरनेटिंग या स्टेडी स्टेडी, अल्टरनेटिंग। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम थ्री फेज एसी सप्लाई यहां पे देते हैं, थ्री फेज स्टेशनरी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, तो इसका एग्जांपल कोई बता सकता है, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर ओनली, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। डन, ओके। आगे देखते हैं, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज एसी सप्लाई, और ये आपका थ्री फेज एसी सप्लाई। डन, आगे देखते हैं। ओके, तो अगर हम सिंगल फेज सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई किस पे दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, स्टेशनरी, ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसको मैक्सिमम लोग तुक्के ही लगा के आते हैं, सिंगल फेज सप्लाई किसमें, अगर आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे, याद रखना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे देते हो, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे देते हो, तो बताओ इसका एग्जांपल क्या है। अब इसको देखते हैं कौन कर पाता है। सिंगल फेज सप्लाई वाइंडिंग इज स्टेशनरी बट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट कंसंट्रेटेड, दैट इज नॉट कंसंट्रेटेड। अरे वाह, वेरी गुड, क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, तुम लोग के कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, सिंगल फेज क्या हो जाएगा, इंडक्शन मशीन। क्लियर, अब बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, क्या किसी को डाउट है, अच्छा किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ये दो टर्म्स क्या हैं, कि एक आप एक बार आपने बोला कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एक बार बोल लो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझना, अगर सारे टर्न्स को, सारे के सारे टर्न्स जो हैं उनका सेम मैग्नेटिक एक्सिस है, सेम मैग्नेटिक एक्सिस है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। वो सारी बातें अभी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं, तो अगर, अब देखो क्या, हम हमारा मेन टॉपिक क्या था पहले मुझे बता दो, व्हाट वाज द मेन टॉपिक, व्हाट वाज द मेन टॉपिक, टॉपिक क्या चल रहा था, भूल गए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, ओके। कितने कितने टाइप बताए मैंने, कितने टाइप बताए आपको, दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दो टाइप बताए, क्या कोई टाइप मैं मिस कर रहा हूं जो तुम जानते हो मैंने तुम्हें जिक्र नहीं किया, एनीवन, द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज व्हाट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब आया याद, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फील्ड। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी सॉरी मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कराते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी किसकी हेल्प से करा सकते हैं? वी कैन प्रोड्यूस rotating magnetic field with the help of AC supply as well as with the help of DC supply। फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। We can produce steady magnetic field with the help of DC supply। We can produce alternating magnetic flux with the help of AC supply। We can produce rotating magnetic field with the help of AC as well as DC। क्या सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो रही हैं? बोलो। ठीक है, तो वी कैन प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एसी एज वेल एज डीसी। ठीक है, कैसे, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। किसका टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो ऑब्वियस बात है हम करंट के थ्रू ही करेंगे, जो भी काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ही करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एनालॉग के क्वेश्चन कर लिए सब लोगों ने? एनालॉग के क्वेश्चन हो गए सब लोगों के? टोटल कितने? 300 के राउंड थे, सारे डन ना? किसने अभी भी नहीं किया? महान आत्मा कोई? ऑस्किलेटर की क्लास लगा ली? ऑस्किलेटर के क्वेश्चन अच्छा, ऑस्किलेटर के क्वेश्चन किए फिर? चलो, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो क्लास लगा लेना उसका ऑस्किलेटर वाला, और अगर नहीं मतलब नहीं आ रही थी, हो जाए क्वेश्चन समझ में आ गए, फिर तो ठीक है। बट ये है ऑस्किलेटर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का है, तो इसलिए आप वहां से क्वेश्चन, आप उस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और वो जो आपको हिस्ट्री का दिया गया था, वो पीडीएफ रीड किया आपने, एंशिएंट हिस्ट्री? और सर यहाँ पे देखो यार, कुछ दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा सोने में कमी कर लो, थोड़ा सा मोबाइल चलाने में कमी कर लो, बस टाइम ही टाइम है। ओके डन। देखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, आप एक बात बताओ आपने इसे डीसी सप्लाई दिया, क्या दिया? डीसी सप्लाई, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। अब एक बात बताओ, क्या ये चेंज होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी अगर आपने डीसी सप्लाई दिया है तो? बोलो, क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी अगर आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो? नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी? नहीं होगी। तो अब इससे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कराएं, कोई बताओ?
इस सेकंड वाले अरेंजमेंट को से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। इस सेकंड वाले कंडीशन से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना होता है। कैसे कराओगे? कंडक्टर को मोशन में लाके, ये जो पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है, इसी को घुमा दो। सारी बात समझ में? इसी को पूरा ही घुमा दो। नहीं अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज चेंज करके तुम्हारा सिर्फ कुछ देर के लिए होगा ना। चलती हुई मोटर में तुम कितनी बार टर्मिनल चेंज करोगे भाई साहब? हैं? तो कहने का मतलब इस पूरे मोटर एक सेकेंड में 50 बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पागल हो जाओगे। खैर बचोगे तब तो पागल होगे बड़ी बड़ी मशीनों में। ओके, आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब अपन क्या करेंगे, इस रोटेटिंग, इस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या करेंगे अपन, इसी को रोटेट करा देंगे। तो इसको रोटेट कब करा सकते हैं? जब ये रोटर पे लगाएं या जब ये स्टेटर पे लगाएं? इसको रोटेट कब करा सकते हैं? जब स्टेटर पे लगाओ, जब रोटर पे लगाओ। कब? जब रोटर पे लगाओ, रोटर पे लगाओ। और इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन सी मशीन है ये? कौन सी मशीन है ये जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होता है? रोटर पे होता है, और उसे हम घुमा रहे होते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन। क्या होता है? सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, अब एक देखते हैं। ओके, अब यहां पे है कि यहां पे आप एसी सप्लाई से कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराओगे। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कराओगे। ठीक है, देखते हैं। अब यार एक बात बताओ आप, इसके लिए ना कंडीशन होती है जो अपन पढ़ेंगे। हालांकि यहां पे मैं बता दूं, जब भी आपको एसी सप्लाई के साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, दो कंडीशन होती है। क्या? पॉलीफेज वाइंडिंग एज वेल एज पॉलीफेज करंट या फिर सप्लाई। मेरी बात समझो कि क्या सिर्फ अगर तुमने पॉलीफेज सप्लाई, पॉलीफेज सप्लाई मतलब थ्री फेज सप्लाई, पॉलीफेज वाइंडिंग, पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लिख देता हूं, पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब कहोगे सर ये पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है? तो सिंपल एक बात समझो, अगर आपने एक रोटर बनाया, ठीक है, आपने रोटर बनाया, अब पॉलीफेज बैलेंस्ड, यहाँ पे एक वर्ड मैं भूल गया, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और पॉलीफेज बैलेंस्ड सप्लाई। बैलेंस मतलब होता क्या है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि फेजर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आप बैलेंस करंट की बात करें तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी का वेक्टर सम ऑलवेज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या ये सिस्टम में हमेशा होता है या हमें कराना पड़ता है? तो ऑब्वियस बात है, हमेशा ही लगभग रहता है। जब भी आप सप्लाई करो, जैसे आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है या फिर जहां भी थ्री फेज सप्लाई आ रही है, दैट इज नियरली बैलेंस। ठीक है, क्योंकि अगर अनबैलेंस हुआ तो इट विल कम्स अंडर द फॉल्ट कंडीशन। क्या मेरी बात क्लियर है? जो भी आपका करंट आ रहा है दैट इज एक्चुअली बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा? फॉल्ट में कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या बात कर रहा था कि पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता क्या है? तो देखो, एक वाइंडिंग तुमने ऐसे करके ऐसे कर दिया, एक वाइंडिंग तुमने यहाँ पे लगा दी, एक वाइंडिंग यहाँ पे लगा दी। क्या कोई बता सकता है एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना एंगल है? जैसे सपोज दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस। तो इस एक्सिस, ये तीनों एक्सिस, तो बेसिकली कितना एक्सिस हो गया? बेसिकली तीनों के बीच में 120 का डिफरेंस। तो अब अगर, सॉरी हाँ, 120 का डिफरेंस है, तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि अब ये जैसे जो हमारा 3 फेज सप्लाई होता है उसमें जो आई आर आई वाई आई बी होता है उसमें भी फेज डिफरेंस कितने का होता है 120 का, उसमें भी फेज डिफरेंस कितने का होता है 120 का। तो जितना फेज डिफरेंस आपके सप्लाई में हो उतना ही फेज डिफरेंस अगर आपने वाइंडिंग में दे रखी है तभी जाके आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड इन द केस ऑफ एसी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस जितने भी फेज का सप्लाई दे रहा हूं, सपोज 3 फेज बैलेंस सप्लाई अगर आप किसी 3 फेज मशीन में देना चाहते हो तो सप्लाई के फेज में जितना डिफरेंस है उतने ही फेज का डिफरेंस कहां पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, वाइंडिंग के बीच में। और इन दोनों के बीच में मतलब जितना सप्लाई में फेज डिफरेंस है उतना वाइंडिंग में डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ द एसी सप्लाई। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर कोई ये बोले कि सर सिंगल फेज में क्या हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो आंसर इज नो, आपको एक्स्ट्रा उस पर काम करना पड़ेगा। और यही वजह है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉलीफेज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉलीफेज। अब मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ना सिंगल फेज, पॉलीफेज का मतलब ग्रेट 2 और ग्रेटर देन 2। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मिनिमम फेज दैट कैन प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ एसी सप्लाई, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आंसर इज 2, आंसर इज 2। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझा? फिर से समझो। देखो अगर कोई बोले कि यार मुझे एक एसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई है, ठीक है, इससे मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है। क्या प्रोड्यूस कराना है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या कोई ऐसा मोटर है तुम्हारे जानकारी में जिसको तुम डायरेक्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दो और वो रोटेट करने लगे? क्या ऐसा कोई मोटर है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो कहोगे सर ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे चलता है, तो उसके बारे में अभी अपन जिक्र करते हैं। ठीक है, तो देखो अब पहले मेरी बात ये समझ गए कि नहीं सब लोग, कि जितने अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको प्रोड्यूस करानी है, किस केस में बातें कर रहे हैं अपन, एसी के केस में, डीसी के केस में, एसी के केस में, डीसी के केस में, ये सारा डिस्कशन किस केस में चल रहा है, एसी या डीसी? एसी, सारा किस में चल रहा, एसी। तो एसी के केस में आपको पहले कंडीशन क्या है, यू नीड पॉली फेज वाइंडिंग या फिर पॉलीफेज सप्लाई, पॉलीफेज सप्लाई। मेरी बात समझ रहे हो? पॉलीफेज सप्लाई मतलब या तो 2 फेज या तो 3 फेज, उसके आगे कुछ भी कर लो, बट मतलब जो हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं दैट इज 2 फेज और 3 फेज। ओके, क्या ये सफिशियंट है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए? आंसर इज नो। पॉलीफेज सप्लाई के साथ साथ आपको क्या चाहिए, पॉलीफेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे देखो अगर यहाँ पे बात करें तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एसी सप्लाई के साथ दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो अपन सप्लाई सिंगल फेज देंगे या तो 2 फेज देंगे, या तो सप्लाई क्या देंगे, सिंगल फेज देंगे या तो सॉरी या तो 3 फेज देंगे, या तो सिंगल फेज या तो 3 फेज। ठीक है, ओके। अगर अपन सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं पॉलीफेज बैलेंस वाइंडिंग में, तो अगर मैं यहां से बोलूं कि क्या ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आंसर बताओ यस या नो। क्या ये सिंगल फेज सप्लाई प्रोड्यूस करे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? आंसर इज नो। बट क्या कर सकता है? हाँ, कर सकता है। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, देखते हैं आपकी किस्मत है। हाँ जी हो रहा है। तो ये आपकी सॉरी, ये सिंगल फेज और ये आपका 3 फेज। ठीक है,
एक मिनट, ये भी देख लो वॉइस को कनेक्ट किया है कि नहीं मैंने। किया हुआ है, नहीं पता लगा आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो। म्यूट वीडियो। ओके। तो ओके, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ ठीक है। अरे एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो डाला था, एक बंदा कमेंट कर रहा है, सर वॉइस इज नॉट गुड। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ यार मैं यहाँ पे, थोड़ी लता मंगेशकर उनका रिश्तेदार हूँ कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी आ जाएगी तुम्हें। यार ईयरफोन से पढ़ा रहा हूँ, सिंपल कहाँ से मतलब। खैर, आगे देखते हैं। सोनू मलिक से पढ़ना चाहता। सही बात। हाँ सही बात है, ऑफलाइन आ जाओ, जैसे सुनना वैसे सुनना। ओके। खैर, अब सिंगल फेज और थ्री फेज, अब यार जो वॉइस है उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? भगवान ने गाने के लिए थोड़ी बनाया है। इतने अच्छी वॉइस होती तो पढ़ा क्यों रहे होते, शायद फिर सिंगर ही बन जाते। ट्राई करो। रहने दो भाई, लोगों का गाने गाने पर से विश्वास उठ जाएगा। खैर आगे देखते हैं। सिंगल फेज एंड थ्री फेज, ठीक है। ओके, तो थ्री फेज में से आपका क्या चाहिए? अगेन, अब जैसे थ्री फेज में पॉली फेज मतलब क्या चाहिए? थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई। बस जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही बात है, अब यार इतना मतलब दिन में सुबह 7 बजे से फिर 12 बजे तक क्लास लगा रहे हो। खैर, तो थ्री फेज सप्लाई, और क्या ये सफिशियंट है? आंसर इज नो। क्या करना पड़ेगा? थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग देना पड़ेगा, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग देना पड़ेगा। तब जाके क्या प्रोड्यूस होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम मैनर, सिंगल फेज में क्या करना पड़ेगा? उसे पहले आपको टू फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू फेज, जिसमें एक को क्या बोलते हैं? मेन फील्ड वाइंडिंग। एक को बोलते हैं मेन फील्ड वाइंडिंग, एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो क्या टू फेज वाइंडिंग को टू पार्ट में कन्वर्ट करना ही सफिशियंट है? आंसर इज नो। जो आप सप्लाई दे रहे हो उसमें भी फेज डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा, और इसी फेज डिफरेंस को क्रिएट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर। किसमें? ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। समझ में आ रही बात? यही वजह है कि जितना ज्यादा कैपेसिटर लगाओगे उतना ज्यादा फिर इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है, और उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, एंड अल्फा इज द डिफरेंस बिटवीन आई एल एंड आई सी। तो जितना ज्यादा अल्फा उतना ज्यादा टॉर्क, और वही अल्फा को इंक्रीज करने के लिए हम लगाते हैं कैपेसिटर। ये हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। तो सप्लाई क्या होनी चाहिए? टू फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग, टू फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। तब जाके आपका क्या प्रोड्यूस होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ एसी। अभी आप मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? स्टेडी, अल्टरनेटिंग एंड रोटेटिंग, सारा कवर कर दिया मैंने। स्टिल किसी को डाउट है
तो प्लीज पूछ लो।